बात उन दिनों की है जब विद्या सांडिल राज दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तभी वह गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वे अपने बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे रिश्ते का पालन पोषण होता था। उनके गांव में भी सुख और सारण नाम के दो ठग थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर फिर किसी को भी चुना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई ना कोई फंस ही जाता था। एक बार विद्या सांडिल को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई, तो वह घर से गेहूं लेकर बाजार गए। गेहूं बेचकर उन्हें 140 रुपए मिले। उन्हें 120 रुपए की आवश्यकता थी, तो 20 रुपए उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि विद्या सांडिल मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वह मिठाई खाते तो भरपेट खाते थे। आज भी उन्होंने उसी विचार से 4 शेर मिठाई तौल कर ले ली। अभी वे मुड़े ही थे कि सामने सुख सारन खड़े थे। दोनों ने कहा, प्रणाम महाराज, आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही। गेहूं बेचकर आया हूं। अच्छा गांव जा रहे हैं। हम बैलगाड़ी से आए हैं। आप भी हमारे साथ बैठकर गांव चले। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। मिठाई तो खा लेना, पर यह तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? सुख ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना महाराज। रात भर खेतों से गेहूं की बालें बिन बिन कर 2 महीने में 2 बोरे गेहूं इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेच कर आ रहे हैं। अच्छा चलो तो अब चलते हैं। तीनों आदमी बैलगाड़ी में बैठ गए। विद्या सांडिल खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो सुख सारन जुट गए। विद्या सांडिल भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सके। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। महाराज, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सके। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है महाराज। हम ठहरे उड़ाए गिरे। तो फिर भैया, चैन की बातें क्यों करते हो? जैसे कट रही है, कटने दो। सारन बोला, महाराज, मुझे तो एक बात सूझ रही है। तो कहो सारन, क्या कहना चाहते हो? देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह से भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक ले। दिखने में तो विद्या सांडिल बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तो शुरुआत सुख ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख ले? विद्या सांडिल ने प्रस्ताव रखा। शर्त महाराज, आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा, पहले शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ही है।
ठीक है, तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो, हम गप्पे सुनाएंगे, जैसे कि तुम जानते हो कि गप तो गप होती है, सच से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठी नहीं बताएंगे। जो ऐसा करेगा उसे 120 रुपया हर्जाना देना होगा। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है, उन्हें क्या जरूरत है विद्या सांडिल की गप को झूठी बताने की। ठीक है महाराज, हमें मंजूर है, तो फिर शुरू करो सारन। सारन ने कुछ देर सोचा, अपने गोप तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतने बड़े चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितने भी बारातें आई थी, मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थी। विद्या सांडिल ने कहा, भाई ये तो मैंने भी सुना था। यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मोन रस्सी लगती थी। और मैंने ये भी सुना था कि सारन के परदादा के चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। सुख ने भी गोप की पुष्टि करते हुए कहा, और वह 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। सुख के गोप तो खत्म हो गई, इसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा था। अब सुख की बारी थी। विद्या सांडिल ने कहा, अब तुम बोलो सुख भाई, मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप कहूंगा। सुख ने कहा, बात तब की है जब सूत काटा जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 25 मोन सूत काटकर उसका एक कंबल बुना था। और जब सर्दियां आए तो सारन उनके परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। विद्या सांडिल ने कहा, बिल्कुल ठीक मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 18 पैसे तो हमारी ही बनती थी। सारन ने भी पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि एक बार मेरे परदादा की जेब में रखी भांग के चिलम सुलग गई थी। उस दिन बड़ी मुश्किल से जान बची थी सबकी। सुख के गोप भी पुष्टि के साथ समाप्त हो गई। अब आपकी बारी है महाराज। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूंगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। दोनों ने हामी भरते हुए कहा, सुना है, क्यों नहीं सुना है, हमारे बुजुर्ग बताते थे। पर यह तो नहीं पता होगा कि वे ठीक इतने लंबे चौड़े। वह एक डग में तोगनपुर से बिंदापुर पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। सुख के दादा की चारपाई के रस्सी को उन्होंने 2 बार में नाप दिया था। सुख के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाने थे और तय करके रखते थे। हाँ जी, बात बिल्कुल सत्य है। तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 25 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उठाता। दोनों ने फिर पुष्टि की
हाँ हाँ, ये भी हमने सुना है। तो भैया फिर तो यह भी सुना होगा, जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कोलकाता के नवाब के यहाँ से 55 मोन गेहूं उधार लेकर आए थे अपने सिर पर रखकर। तब वे गेहूं गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब के गेहूं को वापस चुकाएंगे। विद्या सांडिल पूछा, बताओ यही बात थी ना? बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का गेहूं गया, 2-2 मोन गेहूं सबने लिए। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया होगा तुम्हें। बताया था, आज तक याद है। पर तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छाव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया था। बहुत कठिन दिन थे वो। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल काटी और नवाब के गेहूं वापस कर दिए। पर तुम दोनों के परदादा उस साल स्वर्ग सिद्धार गए। तब से वो गेहूं किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वो कर चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में से किसी लाल का कलेजा ना हुआ कि वो कर चुका दे। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने के मोहताज हो। अभी भी समय है, कर चुका दो। शायद तुम दोनों के दिन बदल जाए। विद्या सांडिल चेतावनी देते हुए कहा। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। विद्या सांडिल उनकी 3 पीढ़ियां पर आरोप लगा दिया था। दोनों ने प्रतिवाद किया, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। विद्या सांडिल बोले, झूठ शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गोप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 120 रुपया देने थे। लो अब 120 रुपया निकालो। यह सुनकर दोनों का मुंह उतर गया। उन्होंने दवेश में आकर उस गोप को झूठ ही बताया। वे चारों को अपनी जेब में रखें। 120 रुपया निकालकर विद्या सांडिल को देने पड़े। कहा तो वे दोनों आज बहुत खुश थे कि आज विद्या सांडिल मिठाई खाई है, और कहा खुद उनके जाल में फंस गए। विद्या सांडिल 240 रुपया जेब में रखें। गांव समीप आ गया था। विद्या सांडिल वहीं उतर गए। सुख सारन लुटे पिटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तो आज फिर विद्या सांडिल अपने चतुराई से 2 ठगों को मूर्ख बना दिया था। मरावती नगर राज्य पर नरपति अभिनव सिंह का राज था। जनता उसे बहुत ही चाहती थी। उसके निधन के पश्चात उसके एकमात्र पुत्र केशव सिंह को राज सिंहासन पर बिठाया गया। केशव सिंह अपने पिता की तरह ही अनेक विद्यावान था। वो बड़ी ही चालाकी से राजकाज का काम चलाने लगा था। लेकिन नरपति केशव सिंह एक नंबर का मक्खी चूस था। दुखद और कमजोर लोगों को देखकर भी उसके मन में दया नहीं आती थी। अपनी राजसभा में आने वाले किसी भी भिखारी को वो दान के रूप में एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता था। उसके इसी दोष के कारण जनता में उसका इतना आदर नहीं था जितना उसके देवलोक पिता अभिनव सिंह का था। ये देखकर केशव सिंह अक्सर व्याकुल रहता था।
और सोचता कि मैं इतनी चालाकी से अपने राज्य को विकास की ओर ले जा रहा हूँ। फिर भी मेरी जनता मेरा इतना आदर क्यों नहीं करती? बात असल में ये थी कि दरिद्र ने उसके सारे गुनाह को छिपा लिया था। उसके परामर्शदाता भी उसे सही बात बताने से कतराते थे। एक दिन की बात है, उसके दरबार में अंश नाम का एक अंधा आदमी आया। नरपति से कहने लगा, अधिराज, मेरा नाम अंश है। मैं जन्म से अंधा हूं, फिर भी मेरा 3 खूबियां हैं। मैं राजसभा में अपनी उन्हीं 3 खूबियों को दिखाना चाहता हूं, मगर तुम तो काना हो। भला काना आदमी क्या कमाल दिखा सकता है? अधिपति में काना जरूर हूं, लेकिन मेरी खूबियों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। नरेश, अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगवाए जाएं, उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेर के रूप में मेरे पास रख दिया जाए। मैं केवल छूकर बता सकता हूं कि कौन सा मुद्रा किस धातु का बना हुआ है। ये सुनकर महाराज ने अपने पुरोहित को आदेश दिया, पुरोहित जी, खजाने से जल्दी ही स्वर्ण, रूपा और पीतल के मुद्रा मंगवाया जाना चाहिए। तुरंत ही खजाने से अलग अलग तरह की धातुओं के मुद्रा दरबार में ले गए। उन्हें मिलाकर उनका ढेर अंधे अंश के आगे लगा दिया गया। अंश ने ढेर में से एक मुद्रा उठाया, उसे मुट्ठी में बंद करके कुछ देर तक हिलाने लगा और फिर उसने कहा, राजन, ये स्वर्ण का मुद्रा है। इसी प्रकार अंश ने दूसरा मुद्रा उठाया और वह रूपा का था। जल्दी ही उसने स्वर्ण, रूपा और पीतल के मुद्रा की अलग अलग ढेर बना दी। महाराज केशव सिंह ये देखकर हैरान हो गया। अंश काना होते हुए भी तुमने मुद्रा की पहचान कैसे की? राजन, सभी मुद्रा एक ही आकर के हैं, लेकिन भिन्न भिन्न धातुओं के होने के कारण उनके भार में अलग अलग अंतर है। मैंने हाथ में लेते ही किसी भी वस्तु का भार जान लेता हूं। मैंने इसी के बल पर स्वर्ण, रूपा और पीतल के मुद्रा की पहचान की है। अंश की बात सुनकर महाराज खुश हो गया और कहने लगा, अंश, तुम तो वाक्य में ही विद्वान हो। हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। अब तुम हमें अपनी दूसरी खूबी के बारे में बताओ। राजन, अपनी दूसरी खूबी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। राजा ने अपने पुरोहित को आज्ञा दी, पुरोहित जी, अंश को 3 मुट्ठी चावल दे दिया जाए। 3 मुट्ठी चावल लेकर अंश अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वह फिर से राजसभा में हाजिर हुआ और कहने लगा, राजन, मैं राजसभा में उपस्थित किसी भी आदमी के हाथ को छूकर उसके ओहदे के बारे में बता सकता हूं कि वो किस पद पर काम कर रहा है। तब महाराज केशव सिंह अपनी जगह से उठा। उसने सेनापति और अपने खजांची को अपने साथ लिया और अंश के सामने जाकर खड़ा हो गया। केशव सिंह के इशारे पर सिपाही का पति और खजांची ने अपना अपना हाथ काना अंश के हाथ में दे दिया और फिर महाराज ने अपना बायां हाथ भी अंश के हाथ में दे दिया। अंश ने एक एक करके तीनों के हाथों पर अपना हाथ फिराया। इसके बाद वो कहने लगा, इन तीनों हाथों में से एक हाथ महाराज का है, दूसरा सिपाही का पति और तीसरा खजांची का। ये सुनते ही सारा राज्य सभा हक्का बक्का रह गया।
तब महाराज ने पूछा, ये तो बताओ अंश कि तुमने हम तीनों के हाथों के द्वारा हमारी सही पहचान किस प्रकार की? तो सुनिए राजन, आप नरेश हैं। नरेश मेहनत का कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए नरेश के हाथों में एक विशेष प्रकार की मुलायम होती है। आपके हाथ की उस मुलायम के कारण ही मैं आपकी पहचान की। इसी प्रकार सैनिक का पति युद्ध के मैदान में कठोर से कठोर हथियारों को अपने हाथों में लेता है। इसीलिए सैनिक का पति के हाथ में ऐसी कठोरता आ जाती है, जो निर्दयता आ जाती है, जो शास्त्रों को अपने हाथों में लेने से आती है। इस निर्दयता के कारण मैं सैनिक का पति की पहचान की। इसी प्रकार एक दिन में ना जाने कितनी बार खजांची के हाथों में से अलग अलग तरह के मुद्रा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसके कारण खजांची के हाथों में एक विशेष प्रकार का खुदरेपन आ जाता है। इसी खुदरेपन के कारण मैं खजांची जी के हाथ को पहचान लिया। महाराज कहने लगा, अंश तुम तो बहुत ही अद्भुत खूबियों के मालिक हो। केशव सिंह के आदेश पर उस दिन अंधे अंश को 15 मुट्ठी चावल दे दिया गया। तीसरे दिन अंश एक बार फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, राजन आज मैं आपको अपनी तीसरी खूबी दिखाना चाहता हूं। अंश हम भी तुम्हारी तीसरी खूबी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। बताओ तुम्हारी तीसरी खूबी कौन सी है? राजन मेरी तीसरी खूबी ये है कि मैं किसी भी आदमी के व्यवहार से उसके बारे में कोई रहस्यपूर्ण बात बता सकता हूं। अच्छा, तब तो तुम मेरे बारे में कुछ बताओ। माफ कीजिए राजन, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? अंश ने महाराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर महाराज केशव सिंह अपने बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। वह अंश से कहने लगा, अंश डरो नहीं, जो कुछ भी कहना चाहते हो बिना डरे कहो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब अंश के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। वो कहने लगा, ठीक है राजन, मैं आपके बारे में बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां पर नहीं बल्कि एकांत स्थान पर। महाराज केशव सिंह अंश को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अंश यहाँ पर एकांत है, तुम बिना डरे मेरे बारे में मुझे बता सकते हो। तो सुनिए राजन, आप असल में एक राजपुत्र नहीं हैं, आप एक भिक्षु के बेटे हैं। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। वो कहने लगा, क्या बकते हो अंश? मैं ठीक कहता हूं राजन। अंश हम चाहे तो अभी के अभी तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाने का वचन दिया है, इसीलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते। महाराज क्रोध ना करें। आप इसी समय महारानी के पास जाकर अपने जन्म के बारे में पूछिए। मुझे पक्का यकीन है कि वो भी मेरी बात का ही समर्थन करेगी। यदि मेरी बात झूठी हुई तो आप तलवार से मेरी गर्दन धड़ से अलग करवा दीजिएगा। ठीक है अंश,
हम अभी जाकर महारानी से इस बारे में पूछते हैं। तब अंश को इस कमरे में कैद करके केशव सिंह महारानी से मिलने चला गया। केशव सिंह ने महारानी रुमा के पास जाकर पूछा, महारानी रुमा, सच सच बताइए कि मैं किसका बेटा हूं? बेटा तुम मेरे बेटे हो। और किसके बेटे हो? नहीं माता, आप सच नहीं बोल रही हो। आपको मेरी सौगंध, सच सच बताइए। केशव सिंह, तुमने अपनी सौगंध खिलाकर अच्छा नहीं किया। और फिर कुछ सोचने के बाद महारानी रुमा कहने लगी, बेटा अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज से 22 वर्ष पहले की बात है, जब मैं गर्भवती थी। उस रात मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के साथ ही मैं बेहोश हो गई। तब ये सूचना नौकर के द्वारा महाराज और वैद्य तक पहुंचाई गई। राजवेद ने उस समय राजा को ये सलाह दी थी कि जब मैं होश में आऊंगी और मुझे इस बारे में पता चलेगा कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो निश्चित ही मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इसीलिए मेरे होश में आने से पहले ही किसी दूसरे बच्चे का प्रबंध किया जाए और उस बच्चे को मेरे पास सुला दिया जाए, ताकि होश में आने पर मैं उस बच्चे को अपना बच्चा समझूं, वरना सदमे के कारण मैं पागल हो जाऊंगी। ये बात जानकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही महल से बाहर निकले। वे किसी नवजात बच्चे की खोज में नगर में काफी देर तक घूमते रहे। आखिरकार उन्हें एक देवालय के बाहर एक भिक्षु विशुद्ध अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उसके बगल में ही एक नवजात बच्चे था। राजा ने तुरंत उस नवजात बच्चे को उठा लिया और मेरे होश में आने से पहले ही उस बच्चे को मेरी बगल में रख दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने उस बच्चे को ही अपना बच्चा माना और उसका पालन पोषण करने लगी। असल में भिक्षु के पास से जो बच्चा उठाया गया था वो तुम ही थे। ये बात राजा ने मुझे मरते समय बताया था, जो आज मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन बेटा, बेशक मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु ईश्वर जानता है कि मैंने की जान से तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है। राजमाता, हमें आपसे शिकायत है कि आपने सच्चाई को जानते हुए भी हमें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। इसके बाद महाराज केशव सिंह सीधा उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर कान्हा अंश को कैद करके रखा गया था। महाराज कहने लगा, अंश, तुमने सही कहा था। राजमाता ने भी तुम्हारी बात की पुष्टि कर दी है। अंश, ये बताओ कि तुमने कान्हा होते हुए भी मेरे बारे में ये कैसे जाना कि मैं एक भिक्षु का पुत्र हूं? राजन, मैं आपके सामने अपनी और असाधारण कला का प्रदर्शन किया। आपके स्थान पर अगर कोई महाराज होता तो खुश होकर मुझे खूब इनाम देता, परंतु आपने केवल थोड़ा चावल ही दिलवाया। इसे ही मैं समझ गया था कि आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, बल्कि किसी दरिद्र कुल में पैदा हुए हो। अंश, अब तुम हमारी सच्चाई के बारे में जान गए हो। ध्यान रहे इस बात का तुम्हारे सिवा किसी और को पता ना चले। राजन, मैं इस बात का वचन देता हूं
कि ये बात केवल मुझ तक ही रहेगी। उस दिन के बाद से केशव सिंह कुछ गुमसुम सा रहने लगा। राजपाट में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ये देखकर एक दिन राजमाता उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, जब से तुम्हें ये पता चला है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तब से तुम कुछ परेशान से हो। ऐसा क्यों है बेटा? माता जी, आप ठीक कह रही हैं। दरअसल मैं अपने जन्म देने वाली माँ से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो किस हाल में होगी। उसे अपने पास लाना चाहता हूँ। बेटा, भगवान जाने कि वो भिक्षु अब जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत कहिए माता जी। मैं अपने जन्म देने वाली माँ को अवश्य ही ढूंढ कर रहूंगा। ये कहकर केशव सिंह राजमहल से बाहर निकल गया। इसके बाद महाराज केशव सिंह नगर से बाहर स्थित मधुवन में जा पहुंचा, जहां पर उनके कुल आचार्य की कटिया थी। महाराज अपने कुल आचार्य के पास गए। उन्हें प्रणाम करने के बाद कहने लगा, आचार्य, आज मुझे अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी बात पता चली है जिससे मेरा मन बहुत ही परेशान है। तब कुल आचार्य ने कहा, राजन, लगता है आज तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चल गया कि तुम एक राजपुत्र नहीं बल्कि एक भिक्षु के बेटे हो। ये सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, आचार्य, आपको भी इस बारे में मालूम था कि मैं एक राजा का पुत्र नहीं हूं। राजन, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है इस विषय के बारे में। क्या मैं तुमसे जुड़े हुए हर विषय के बारे में जानता हूं। आचार्य, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे जन्म देने वाली माँ इस समय कहाँ पर है। अवश्य जानता हूँ राजन, लेकिन अगर तुम इस समय उससे मिलने के लिए जाओगे तो उसकी दयनीय हालत देखकर तुम उससे भी घृणा करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दया का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आज तक तुमने किसी पर दया की और ना ही किसी का भला किया। इसीलिए मेरी सलाह तो ये है कि तुम अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने से पहले कुछ ऐसा काम करो जिससे दूसरे लोगों की भलाई हो और तुम्हारे मन में दया का भाव आए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनो राजन मुंगेर के नरेश, अजय सिंह के ऊपर जल्दी ही विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका पड़ोसी राजा सिंधु दत्त जल्दी ही उस पर आक्रमण करने वाला है। अजय सिंह की सैनिक मुंगेर के सेना से बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी बुद्धि के बल से राजा सिंधु दत्त की सहायता करनी होगी और सिंधु सेन को हराना होगा। ऐसा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है आचार्य, मैं यहां से सीधा ही जा रहा हूं। केशव सिंह वहां से सीधा मुंगेर राज्य पहुंचा और वह राजा अजय सिंह के पास पहुंचा। कहने लगा, राजन, मैं मरावती राज्य का राजा केशव सिंह हूं और आपकी सहायता करने के लिए आया हूं। राजन, आपका पड़ोसी राजा सिंधु दत्त आपके राज्य पर हमला करने वाला है। वो अपनी विशाल सैनिक को लेकर वहां से चल पड़ा है। ये सुनते ही राजा अजय सिंह हैरान रह गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। घबराइए मत राजन,
मैं आपकी उसी सिलसिले में सहायता करने के लिए आया हूं। क्या आप मेरी सहायता करने के लिए अपनी सैनिक साथ में लाए हैं? राजन अजय सिंह की सैनिक को हराने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है राजन? उसकी सैनिक कितनी भी विशाल क्यों ना हो राजन, परंतु समय आने पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसकी सैनिक को ध्वस्त कर दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। उसी शाम उस राज्य का सेनापति राजा अजय सिंह के पास आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज। सिंधु दत्त अपनी विशाल सैनिक के साथ हमारे राज्य की सीमा पर आ चुका है। केशव सिंह ने कहा, राजन आप चिंता ना कीजिए, मैं देखता हूं इस शत्रु की सैनिक को। राजा आपकी बात पर मैं विश्वास करता हूं। आप सचमुच बहुत ही बहादुर हैं। लड़ाइयों के लिए आपको जितने भी सेना और अस्त्र शस्त्र चाहिए आप ले जा सकते हैं। राजन मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। जब दुश्मन अधिक बलशाली हो तो अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, केवल बुद्धि काम आती है। आप तो मेरे लिए 35 बड़े बड़े हांडी, 20 कमजोर घोड़े, एक कंबल, एक कड़वा करेला, 35 गज कपड़ा और थोड़ी रस्सी, इन सब चीजों का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है महाराज, आपके कहने पर मैं इन चीजों का इंतजाम करवा देता हूं, परंतु आप कहीं मेरी जग हंसाई ना करवा दीजिएगा। आप उसकी चिंता ना करें राजन, विजय आपकी ही होगी। तब राजा अजय सिंह ने केशव सिंह के लिए कमजोर घोड़े, हांडी, कंबल आदि सब चीज उपलब्ध करवा दी। महाराज आपने जो सामान बताया था वो सब मैं इकट्ठा करवा दिया है। इसके बाद केशव सिंह ने एक साहू का वेश धरा, घोड़ा पर उसने वो सारा सामान लादा और नगर के बाहर चल दिया। वहां से निकलकर राजा केशव सिंह घोड़े और हांडी को लेकर सीधा नगर के बाहर एक मधु के सेठ के घर पहुंचा, जिसे मधु बेचने का कारोबार था। इस काम के लिए उसने हजारों मधुमक्खियां पाल रखी थी। ये मधुमक्खियां लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे बक्सों में रखी गई थी। राजा ने सोने की सिक्का से भरी हुई एक थैली उस सेठ को दी और उसकी सारी मधुमक्खियां खरीद ली और फिर बड़ी ही सावधानी के साथ उन मधुमक्खियां को अपने साथ लाए हुए हांडी में भर दिया। इसके बाद उन हांडी के मुंह को कपड़े से बांध दिया गया। यह सभी मधुमक्खियों से भरे हुए हांडी उसने घोड़े पर लदवाए और फिर उस जगह की तरफ चल दिया जहां पर दुश्मन देश की सैनिक ने अपना पड़ाव डाला हुआ था। अपना सफर तय करने के बाद जब राजा एक साहू के वेश में उस जगह पर पहुंचा जहां सिंधु दत्त की सैनिक ने पड़ाव डाला हुआ था, तो वहां पर पहरा दे रहे सेना के पास गया और कहने लगा, मैं राजा अजय सिंह का दूत हूं। अपनी राजा की ओर से मैं सिंधु दत्त के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूं। कृपया करके मुझे महाराज के पास ले चलिए। सैनिक उसे सिंधु दत्त के पास ले गए।
अपने घोड़े और हांडी को राजा सिंधु दत्त के खेमे के बाहर छोड़कर करेले को एक रेशमी वस्त्र में लपेटकर केशव सिंह ने खेमे में प्रवेश किया। उसे देखकर सिंधु दत्त चौंक गया। कौन हो तुम भाई? सम्राट, मैं मैसूरपुर के राजा अजय सिंह का दूत हूं। वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सेवा में कुछ उपहार लेकर आया हूं। सिंधु दत्त ने खुश होते हुए कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि राजा अजय सिंह हमारी कीर्ति से घबरा जाएगा। हमसे लड़ाई करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वो इतनी जल्दी बिना लड़े ही हार मान लेगा। इस बात को तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। केशव सिंह मन में सोचने लगा, घमंडी राजा, ये तो समय ही बताएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तब राजा सिंधु दत्त ने बड़े उत्सुक होकर कहा, दूत जरा दिखाओ तो सही, तुम्हारा राजन ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है। ये सुनकर केशव आगे बढ़ा। रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ एक करेला वो महाराज को देता है और कहने लगा, लीजिए सम्राट, हमारे राजा की तरफ से ये छोटी सी भेंट कबूल कीजिए। जब राजा सिंधु दत्त ने देखा कि वो एक करेला है तो वो कहने लगा, ये कड़वा करेला, इसे तुम उपहार कहते हो। क्या तुम्हारा महाराज को इससे बेहतर चीज नहीं मिली? उपहार के लिए राजा, आप भेजी गई वस्तु के रंग रूप पर मत चाहिए। असल में करेला भेजकर हमारे राजा आपको मैसूर राज्य भेंट करना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? करेला और मैसूर राज्य में भला क्या संबंध हो सकता है? तो सुनिए सम्राट, हमारे राजा कहना चाहते हैं कि इस करेले में जितने उबार हैं वो सब मैसूर के पर्वत हैं। जितनी रेखाएं हैं वे सब नदियां हैं। मगर जैसे करेले का स्वाद थोड़ा कसला होता है, उसी तरह मैसूर के निवासी अपनी वीरता से दुश्मन की इच्छाओं को भी कसेला कर देंगे। मतलब ये कि अगर आप इन पर्वतों और नदियों को पार करते हुए भी मैसूर के अंदर तक पहुंच गए तो वहां की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। ये सुनते ही राजा सिंधु दत्त भड़क गया और कहने लगा, दूत, तुम्हारी ये हिम्मत, जानते नहीं कि मैं अभी के अभी तुम्हारी गर्दन कटवा सकता हूं। राजा केशव सिंह ने इस समय अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, क्षमा करें महाराज, अगर आप कोई उपहार पसंद नहीं आया तो भूल जाइए। असली उपहार तो खेमे के बाहर खड़े हुए 35 घोड़े पर लगे हुए हांडी में है। जरा आप उन पर भी तो नजर फरमाइए। अच्छा, जैसे तुम्हारी ये भेंट है वैसे ही भेंट हांडी में भी होंगी। हम अभी बाहर जाकर हांडी को तुड़वाते हैं। गुस्से में भिन भिनाता हुआ राजा सिंधु दत्त अपने खेमे से बाहर निकला। इससे पहले कि सिंधु दत्त अपने सेना को मटके तोड़ने का आदेश देता, दूत के रूप में आया हुआ केशव सिंह खेमे के दूसरी तरफ से बाहर निकलकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ क्रोध में तिल मिलाते हुए सिंधु दत्त ने अपने सेना को आदेश दिया, सिपाहियों घोड़े पर लगे हुए इन सारे हांडी को फोड़ दो। हांडी टूटे तो मधुमक्खियां के झुंड बाहर आए और उन्होंने सेना पर हमला कर दिया। मधुमक्खियां के इस अचानक हुए हमले से सेना तीतर बितर होने लगी। सेना इधर उधर भागने लगे।
लेकिन मधुमक्खियां उनको कहां पर छोड़ने वाली थी। मधुमक्खियां ने सेना को इतने डंक मारे कि वो सब अधमरे हो गए। यहाँ तक कि राजा सिंधुदत्त भी उनकी चपेट में आ गया और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, जबकि केशव सिंह वहां से भागकर काफी दूर निकल चुका था। और फिर वो सीधा राजा अजय सिंह के पास पहुंचा। बधाई हो राजन, मैंने सिंधुदत्त की विशाल सेना को अधमरा कर दिया है। आप इसी समय अपनी सेना को ले जाइए और राजा केशव सिंह के साथ उसकी सारी सैनिकों को बंदी बना लीजिए। सारी बात जानने के बाद अजय सिंह बहुत ही खुश हुआ। वो तुरंत अपनी सेना को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर राजा सिंधुदत्त और उसकी विशाल सेना अधमरी अवस्था में पड़ी हुई थी। दुश्मन देश के सिपाहियों और राजा सिंधुदत्त को बंदी बना लिया गया। लड़ाई पर विजय प्राप्त करने के बाद केशव सिंह ने अजय सिंह से कहा, राजन अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे जल्दी ही अपने आचार्य के पास वापस लौटना है। और फिर राजा केशव सिंह शीघ्र ही अपने आचार्य के आश्रम जा पहुंचे। कुल आचार्य ने कहा, मुझे बहुत ही खुशी है केशव सिंह कि तुमने राजा अजय सिंह की सहायता की और उस पर आई हुई विपत्ति को अपनी अक्लमंदी से टाल दिया। आचार्य, अब आप मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ पर है। राजा, तुम्हारी भिक्षु माँ इस समय बिलासपुर राज्य में भिक्षा मांग कर अपना पेट पाल रही है। उसका नाम अनिता है। राजा केशव सिंह उसी समय बिलासपुर की तरफ चल दिया। वहां पर पहुंचते ही नगर में एक भिक्षु सड़क के किनारे भीख मांगती हुई दिखाई दी। वो सोचने लगा कि कहीं ये मेरी मां तो नहीं। राजा तुरंत उसे भिक्षु के पास गया। मां, तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेगा बेटा? जो कुछ भीख देनी है तो तुम वैसे ही दे दो। मां, यहां पर अपनी मां को ढूंढ रहा हूं। क्या यहां पर सुनीता नाम की कोई भिक्षु है? हाँ, सुनीता नाम की एक भिक्षु है जो राजमहल के बाहर बैठकर भीख मांगती है। उस भिक्षु की बात सुनते ही राजा केशव सिंह तुरंत वहां के राजमहल की तरफ चल पड़ा। सचमुच वहां पर राजभवन के सामने एक भिक्षु बैठी हुई भीख मांग रही थी। राजा तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, मां, तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, मुझ बुढ़िया का नाम जानकर क्या करोगे? क्यों मां, क्या मैं अपनी मां का नाम नहीं जान सकता? क्या कहा? मां, हाँ मां, मेरी मां। क्या तुम्हारा नाम सुनीता नहीं है? हाँ बेटा, मेरा नाम ही सुनीता है, लेकिन मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तो फिर तुम मुझे माँ क्यों कहते हो? माँ, आज से 30 वर्ष पहले तुम्हारा एक बेटा था। याद करो, जब तुम बेटे को जन्म देने के बाद बेसुध अवस्था में एक मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी। ये बातें सुनकर सुनीता कुछ आश्चर्य में पड़ गई। धीरे धीरे जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे सारी बातें याद आने लगी। महाराज केशव सिंह ने अपनी मां को अपनी बीती हुई सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसके बेटे को उठाकर राजमहल में पहुंचा दिया गया था। सारी बात जानने के बाद मन को सब कुछ याद आ गया। मां और बेटा दोनों की आंखों में आंसू आ गई और वो एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे।
तब राजा केशव सिंह ने कहा, चलो माँ, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। आज से मेरे महल में एक माँ नहीं बल्कि दो दो राजमाताएं होगी। इसके बाद राजा केशव सिंह अपनी जन्म देने वाली माँ को लेकर अपने महल में वापस लौट आया। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को अपनी राजमाता से मिलवाया और कहा, माँ, ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, मैं इन्हें अपने साथ ही महल में रखना चाहता हूँ। केशव सिंह, आज से सुनीता बहन तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी है। आज से ये मेरे साथ ही रहेगी। राजा केशव सिंह उस दिन के बाद से अपनी दोनों माता के साथ बड़ी खुशी से रहने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी कंजूसी की आदत भी छोड़ दी थी।